दोस्तों ये वीडियो है एक साइट इंजीनियर के लिए, प्रैक्टिकल नॉलेज है, पूरा फील्ड पे मैं लूँगा, आपको लाइव साइट पे ले जाऊँगा। आपको मैं मैंड्रिल दिखाने वाला हूँ। मैंड्रिल क्या होता है, एक बीबीएस में बहुत ज़रूरी काम आता है, एग्जीक्यूशन इंजीनियर को काम आता है। शेयर की किया है, ड्राइंग दिखाऊंगा, साइट पे आपको दिखाऊंगा, क्या आपको पता भी होगा लेकिन इस वीडियो में अलग तरीके से आपको बताने वाला हूँ। फिर स्लम टेस्ट के बारे में बताने वाला हूँ, पूरा प्रैक्टिकली आपको करके दिखाऊंगा। आपने वीडियोस देखी होंगी इस पे, हमारे चैनल पे भी, और ऐसे भी देखी होंगी, लेकिन यहाँ प्रैक्टिकली हर चीज़ क्लियर करने वाला हूँ। जो इंटरव्यू में पूछा जाता है, कैसे प्रोसेस किया जाता है, और भी क्या चीज़ें हैं। फिर आपको मैं ड्राइंग का जो एक पॉइंट्स आते हैं जो आपको हेल्प करते हैं अब ड्राइंग समझने में, इंटरव्यू में, और बेसिक टेक्निकल चीज़ें समझने में। तो कंप्लीट वीडियो देखो, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। लेकिन उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबाना मत भूलना। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सामने आप देख रहे हो हमारा क्या चल रहा है। तो इसमें क्या होता है, जो बेंड होता है, आप देख रहे हो ये डेवलपमेंट लेंथ है, उसके लिए हमें बेंडिंग करनी पड़ती है, या एंकरेज लेंथ हम जिसे बोलते हैं उसे बेंडिंग करनी पड़ती है। ये जो सरिया है एल देख रहे हो आप, इसको बेंड करने का क्या प्रोसीजर रहता है, मतलब अगर प्रॉपर से आप बेंड नहीं करोगे, जब उस स्टील पे लोड आएगा वो वहीं से क्रैक होगा और फेलियर होने के चांसेस वहीं से सबसे ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वो बेस पॉइंट है किसी चीज़ का और लोड पड़ेगा, अगर प्रॉपर बेंडिंग उसको नहीं की है तो वो फेल हो जाएगा। तो इसको भी एक प्रोसीजर होता है, आईएस कोड कहता है प्रॉपर बेंडिंग का। तो वो क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ जिसमें हम बेंडिंग करते हैं। ये है हमारी सामने देख रहे हो बेंडिंग मशीन है, इसी पे हमारी बेंडिंग होगी। और यहाँ मैंड्रिल लगता है, ये जो सामने देख रहे हो ये मैंड्रिल है, इसी पे हम बेंडिंग करते हैं। लेकिन इसमें आपको कितनी बेंडिंग करनी होती है वो क्या डिपेंड होती है, वो आपको करनी होती है 8D के हिसाब से। ये मतलब आईएस कोड में सब मेंशन किया है, लेकिन अगर आप प्रॉपर से 8D के हिसाब से मैंड्रिल यूज़ करोगे और बेंडिंग करोगे तो प्रॉपर जब सरिये पे लोड आएगा वो प्रॉपर्ली नीचे डिस्ट्रीब्यूट करेगा, जहाँ से बेंड हुआ होगा वहाँ से टूटने के या फेलियर होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं। अभी मैं दिखा देता हूँ मैंड्रिल आपको किस हिसाब से चूज़ करना होता है। देखो जो भी डाया का सरिया होगा, जैसे हमने लिखा है रीबार साइज 8 mm, और फिर आपको कितने का मैंड्रिल यूज़ करना है, 4x D करना है। अगर 8 mm का स्टील है तो 32 mm का हमारा मैंड्रिल यूज़ होगा। अगर 10 mm का बार है तो 4D हमें मैंड्रिल यूज़ करना है, मतलब 40 mm उसका डाया होगा मैंड्रिल का, तो वो आपको यूज़ करना है। अगर हम बढ़ते हैं आगे 12 mm का, अगर आप 12 mm का सरिये की बेंडिंग करते हो तो 8D मैंड्रिल आपको यूज़ करना है, मतलब 8 × 12 हो जाएगा हमारा 96। फिर हमारा अगर 16 mm का बार है तो उसमें भी हमें मैंड्रिल यूज़ कौन सा करना होता है, 8D के हिसाब से। तो 8 × 16 हो जाएगा हमारा 128 mm। फिर आपको 20 का अगर डाया है तो 8 × 20 160 mm, 25 का है तो 8 × 25 वो 200 mm आपको मैंड्रिल यूज़ करना होता है। ये क्वालिटी के पॉइंट से बहुत ज़्यादा बड़ा पॉइंट है स्टील वर्क में। अगर आपको क्वालिटी देखनी है वर्क की, बाकी तो बार बेंडिंग, शेड्यूल, बाइंडिंग वगैरह देखनी है, लेकिन अगर उसकी बेंडिंग प्रॉपर तरीके से नहीं हुई तो वो फेलियर सबसे जल्दी होगा। ये देखो हमारा ये है 16 mm का बार, तो इसमें जो प्रॉपर तरीके से की गई है, इसमें जो मैंड्रिल यूज़ किया गया है, जैसे आपने जो शीट में देखा वो आप कहीं नोट भी कर लो। जब भी आप साइड पे बेंडिंग करवाओगे तो आपको इसी हिसाब से 8D या 4D के हिसाब से मैंड्रिल यूज़ करना है। ये जो साथ देखिए वायर मैश इसको किया हुआ है, फुटिंग की जाली है, इसमें जो 10 mm का बार यूज़ हुआ है उसमें भी प्रॉपर तरीके से बेंडिंग की गई है, क्योंकि शेयर की के बारे में आपको पता भी होना चाहिए। और दूसरी चीज़ इसमें मैं ड्राइंग पर दिखाऊंगा कि ड्राइंग में कैसे मेंशन किया रहता है कि शेयर की आपको कैसे प्रोवाइड करनी है, उसकी डेप्थ कितनी रखनी है। और तीसरी चीज़ भी बताऊंगा, मतलब सिंपल और ईजीएस्ट तरीका जो शेयर की हम प्रोवाइड करते हैं, ये इसलिए प्रोवाइड कर रहे हैं, यहाँ इस पे ऊपर फैब्रिकेट स्ट्रक्चर आने वाला है। सामने देखो ये हमारी ड्राइंग है, उसमें क्या दिया हुआ है, पॉकेट फॉर शेयर की 50, 180, 350। ये कॉलम है वो साइज में छोटा है, और ये जो कॉलम मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको देख रहे थे इंट्रोडक्शन के दौरान मैं दिखा रहा था, वो है 50, 230 बाई 350। ये हमें मेंशन किया रहता है कि आपको ऐसे की प्रोवाइड करनी है। फिर डिवाइड रहता है, मतलब आपको प्रोवाइड कैसे करनी होती है, जैसे मतलब इसमें क्या है, सेंटर है पूरा, उसको मेंशन किया होगा कि ऐसे ऐसे प्रोवाइड करनी है। मैं लेकिन आपको मैं स्ट्रक्चर ड्राइंग में दिखाता हूँ, उसमें उन्होंने सेक्शन काटी होती है और आपको दिखेगा कि डेप्थ कैसे प्रोवाइड करनी है। तो यहाँ देखो उसने दिया टिपिकल शेयर डिटेल फॉर कॉलम 2C2A ISMB 3, मतलब ये तो डिटेल आ गई फैब्रिकेशन की उसने दिखाई है, जो उसमें उसकी प्लेट आएगी 200, 250 थिक। लेकिन जो हमें प्रोवाइड करनी है, यहाँ आप राइट में देख रहे हो पॉकेट दिया है 50, 180, 350 का, मतलब ये पॉकेट उसने दिया हुआ है डेप्थ में। ये देखो इसमें पूरी सेक्शन भी दिखाई होती है, सब उसमें दिखाया होता है कि कैसे कैसे आपको प्रोवाइड करना है। लेकिन कुछ क्या करते हैं, मतलब शटरिंग प्रोवाइड करते हैं इसमें
की में, तो वो फ्यूचर में दिक्कत क्या आती है, एक तो शटरिंग उसमें फंस जाती है और निकालने में दिक्कत आता है। तो इसलिए इसका सबसे ईजीएस्ट और सिंपल तरीका क्या है, आप क्या कर सकते हो, इसमें थर्माकोल यूज़ कर सकते हो। जैसा अकॉर्डिंग में ड्राइंग में उसने दिया कि 50 चाहिए, तो 50 की भी शीट आती है, तो उसी को उसी हिसाब से कट करके डाल सकते हैं। मैं दिखा देता हूँ हम मतलब करते हैं। देखो ऐसा बना के सीधा की उसमें डाल देनी है कॉलम में, और वो अपना वर्क कर सकती है। मेन आप साथ में देखते जाइए कि कैसे बनाते हैं। और मैं बता दूं फंक्शन क्या है इसका शेयर की प्रोवाइड करने का। फंक्शन ये है कि जो हमारी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस होती हैं, मतलब स्लाइडिंग का डर रहता है, जो मतलब फोर्सेस लगेंगी हॉरिजॉन्टल, तो उससे क्या होगा, कोई भी स्ट्रक्चर होगा तो जहां उसका जॉइंट होगा, स्ट्रक्चर जॉइंट होगा, तो वहां उसको स्लाइडिंग का डर रहता है, मतलब स्लिपेज का डर रहता है कि वो हॉरिजॉन्टल फोर्स लगेगी और स्लिप करके टूटने का डर रहता है। तो इसीलिए हम वहां पे ये शेयर की प्रोवाइड करते हैं। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि हर साइड पे स्लम टेस्ट होता ही होता है। जैसे अभी देखो ट्रांसमिक्सर आया स्लम, तो हमें जैसे ही कंक्रीट आता है हमें स्लम टेस्ट करना होता है। पहले मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ कैसे कैसे होता है, उसके बाद मैं स्लम वैल्यूज़ बताऊँगा और इसके बारे में मेन चीज़ें आपको बताऊँगा। सबसे पहले हम करते क्यों स्लम टेस्ट, हम करते हैं इसकी वर्केबिलिटी चेक करने के लिए कि जो कंक्रीट आया वो वर्केबल है कि नहीं है, जहाँ सेग्रीगेशन ब्लीडिंग वगैरह होगी नहीं होगी, ये सब हम स्लम टेस्ट से चेक कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है, देखो जो हमारा स्लम टेस्ट होगा उसको अच्छे से प्लेटफॉर्म बना के उसको अच्छे से उसको रख देना है और इसको भरना है आपको कितने, 4 लेयर में। हमेशा याद रखना, एक कन्फ्यूज़न चीज़ है, 4 लेयर में भरना है और हर लेयर में आपको 25 से 28 टैपिंग करनी है। जैसे देखो 16 mm की रॉड होगी आपकी और देखो टैपिंग कर रहे हैं 1 2 3, ऐसे ही आपको 25 बार उसको ठोकते जाना है, मतलब नीचे एक लेयर होगी। अभी डालते हैं हम दूसरी लेयर। मैंने कितनी लेयर कहा आपको, 4 लेयर। और कन्फ्यूज़न कहाँ होती है इसमें, क्यूब जो होता है, क्यूब टेस्ट, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं जब हम क्यूब भरते हैं, तो उसमें हम 3 लेयर भरते हैं और 35 स्ट्रोक मारते हैं। इसमें क्या करते हैं, हम 4 लेयर में भरते हैं और कितनी 25 स्ट्रोक मारते हैं हर लेयर में। देखो ऐसे ऐसे हम स्ट्रोक मारते जाएंगे उसको। और ये स्ट्रोक आपको जो मारनी है प्रॉपर वे से मारनी है कि नीचे आपका जो राउड होगी वो नीचे नहीं लगे, आपकी जो आपके नीचे प्लेटफॉर्म है उसमें नहीं, सिर्फ आपको कंक्रीट में ही इसको स्ट्रोक करते जाना है। ये हो गई हमारी 2 लेयर। अभी हम करते हैं इसमें तीसरी लेयर। और जो आप लेयर डालोगे 1/4 के हिसाब से, मतलब प्रॉपर लेयर होनी चाहिए ये, क्योंकि ये इसकी हाइट कितनी होती है हमारी 300 mm। तो 300 mm में आपको 4 लेयरें भरनी है 75 mm की, ठीक है। और उसमें हर 75 mm के बाद आपको ये टैपिंग करनी है 25 mm की, 25 बार, ठीक है। ये हमारा इसका मेन प्रोसेस रहता है। क्या था इसका मतलब, जो हाइट रहती है हमारी 300 mm, ये इंटरव्यू में पूछा जाता है कि इसकी हाइट कितनी होती है 300 mm। जो नीचे का डाया होता है इसको कोन का, वो होता है 200 mm। ऊपर का डाया होता है 100 mm। और जो हम रॉड यूज़ करते हैं उसका मतलब डाया कितना होता है 16 mm। ये काफ़ी ज़्यादा इंटरव्यू में पूछा जाता है। जब भी आपको स्लम वैल्यू इसकी बारी आएगी तो ये चीज़ें पूछी जाती है। और जो स्लम वैल्यू है मतलब वो कैसी रहनी चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले आप एक बार प्रोसेस देख लो कैसे होता है, ठीक है। मतलब इसको, ये जो हमारी लास्ट लेयर है इसको अच्छे से मार लेंगे पहले हम। साफ कर दे अब चारों तरफ से, ठीक है। मतलब इसको जब आपका 4 लेयर हो गया उसके बाद इसको अच्छे से प्रॉपर वे से फिनिश कर देना है। और जो भी प्रोसेस रहता है ये स्लम टेस्ट का 2 मिनट में आपको इसको कंप्लीट करना है, लेयर करके जो सब करके पूरा प्रोसेस आपका 2 मिनट में कंप्लीट होना चाहिए। ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। देखो उसके बाद आपको इसको जो बोल्ट, इसके स्क्रू रहते हैं, इसको धीरे धीरे खोल के, और जो प्रोसेस रहेगा पूरा स्लोली अभी आप इसको उसको खोलना है, लूज एकदम गिर सकता है स्लम्प आपका। तो इसको स्क्रू खोल के धीरे से आपको इसको राउंड घुमाना है और धीरे धीरे इसको उठाते जाना है ऊपर। तो ये हो गया मतलब आपका कोन टेस्ट का। अभी मेन चीज़ जो देखनी है आपको, ये देखो ये जो हमारी 16 mm की रॉड है, इससे हम चेक करते हैं कि हमारा स्लम्प कितना आ रहा है। देखो ये प्रोसेस रहता है। देखो कितना सिंपल था, पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। अभी देखो आपको सामने नहीं दिख रहा होगा इसमें, लेकिन हमारी वैल्यू आ रही है 100, देखो ये आपको दिख पा रहा होगा थोड़ा बहुत, तो हमारी वैल्यू है 160 mm।
देखो हमारा स्लम कितना आया 160 mm। तो IS कोड 456/2000 क्या कहता है आपकी स्लम की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, वो भी मैं बताता हूँ आगे, और दूसरा बताता हूँ कितने टाइप के हमारे स्लम्प होते हैं। एक बार और मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमने टैपिंग करके 4 लेयर करके इसको स्लम को रेडी कर दिया है, क्योंकि जो भी आपका ट्रांजिट मिक्सचर आएगा, मतलब कंक्रीट का बैच आएगा, उसका आपको स्लम टेस्ट करना होता है। तो देखो ये बैच आ गया हमारा। अभी इसका अगर हम स्लम्प देखें कितना है, पहले वाले का आया था हमारा 160, अभी दूसरे का मैं बताता हूँ आपको, और इसमें वैल्यू कितनी रहती है। तो वैसे ही हम धीरे धीरे इसको उठाते जाएंगे। तो हमारा ये स्लम्प जो दिख रहा है अभी यहाँ से देखने से, तो इसमें थोड़ी वाटर रेशो ज़्यादा दिख रही है। क्यों? अभी मैं दिखाता हूँ इसका स्लम्प कितना था, लेकिन देखने से ही पता चल रहा है कि जो हमारा वाटर रेशो इसमें यूज़ किया गया है वो थोड़ा ज़्यादा है। तो अगर हम वैल्यू देखें, अगर आपको दिख रहा हो वैल्यू, तो हमारी आ रही है 190 या 200, मतलब 200 mm हमारा स्लम्प मिल रहा है, और ये काफ़ी ज़्यादा स्लम्प है। और स्लम्प ज़्यादा क्यों आ रहा है, मतलब 160 या 200 क्यों स्लम्प है, अभी मैं बताता हूँ पहले कि हमारा IS कोड क्या कहता है कि आपका स्लम्प कितना कितना रहना चाहिए, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें भी IS कोड में इसको डिफ्रेंशिएट किया है। जो आपका मास कंक्रीट रहेगा, मतलब ज़्यादा क्वांटिटी होगा कंक्रीट की, एक बड़ी फुटिंग है, उसमें आपका 200-300 m³ एक साथ जाता है, तो उस दौरान आपका रहता है 25 से 75 mm आपका स्लम्प रहता है। अगर लाइट रीइंफोर्समेंट है, मतलब मैश थोड़ा कम है, लाइट रीइंफोर्समेंट इन द सेंस कि जो आपका सरिया है वो पास नहीं है, उसकी स्पेसिंग ज़्यादा है, तो उस दौरान भी आपका कितना 25 से 75 mm रहेगा, ये याद रखना। दूसरी चीज़, आपने देखा होगा कैनाल की लाइनिंग होती है, मतलब स्लोप में जो भी वर्क होगा उसका स्लम्प जो रहता है वो रहता है 75 से 100 mm। स्ट्रिप फुटिंग होगी, उसमें हैवी रीइंफोर्समेंट का हो गया, बीम का, कॉलम का, स्लैब का, मतलब बहुत ज़्यादा अगर रिंग वगैरह है कॉलम में, जहाँ उसमें जो स्लैब का सरिया बहुत मैशी है या डाया बहुत है और स्पेसिंग कम है, तो उस दौरान हमारा रहता है 75 से 100 mm स्लम्प। फिर आता है पंप कंक्रीट। अगर आपका पंपेबल माल है, मतलब पंप के थ्रू आप कंक्रीट कर रहे हो, जैसे स्टार्टिंग में आपने देखा था कि हम पंप के थ्रू कर रहे थे कंक्रीट, तभी हमारा क्या हो रहा था, इतना ढीला माल था जिसमें पानी बहुत ज़्यादा था, तो उसका पंप के दौरान क्या रहता है हमारा 100 से 150 mm हमारा स्लम्प रहता है। क्या कहता है IS कोड, कितना कहता है 100 से 150 mm, और हमारा आया 160, वो तो एक्सेप्टेबल था, मतलब 160 कोई चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो हमारा 190 या 200 के पास आया, वो हमारा मिक्स बहुत ज़्यादा बैठ था। तो अगर आपका वेट ज़्यादा है तो इसमें क्या करोगे, जो आपका TM या किस में आप मिक्सिंग कर रहे हो उसको 7 से 10 मिनट तक कंटिन्यूसली मिक्सिंग करते रहना है, तो उससे आपका माल थोड़ा टाइट होगा और वर्केबल होगा। तो ये था हमारा स्लम्प टेस्ट का। और इसमें एक चीज़ इंटरव्यू में और चीज़ पूछी जाती है कि कितने टाइप के हमारे स्लम्प होते हैं। तो हमारे स्लम्प होते हैं 4 टाइप के, ठीक है। तो 4 टाइप में क्या था, जो आज हमारा स्लम्प आपने देखा, तो वो जो पहले 160 जिसकी वैल्यू आई थी वो था हमारा ट्रू स्लम्प। उसमें क्या होता है, जो आपका मटेरियल होगा, एग्रीगेट होगा या जो भी मिक्सचर होगा, वो प्रॉपर वे से मिक्स है, उसमें ना कोई सेग्रीगेशन होने के चांसेस है, ना ब्लीडिंग होने के चांसेस। तो हमारे जो 4 टाइप के स्लम्प होते हैं वो होता है कोलैप्स स्लम्प, शेयर स्लम्प, ट्रू स्लम्प और जीरो स्लम्प। अभी बताता हूँ मैं कोलैप्स स्लम्प क्या होता है। जो हमारा कोलैप्स स्लम्प होता है वो था हमारा जो 190 जिसकी वैल्यू आई ना, वो था हमारा कोलैप्स स्लम्प। उसमें क्या था, हमारा जो मटेरियल था वो सेग्रीगेट था, और ना उसमें कोई बॉन्ड थी, मतलब सैंड अलग थी, एग्रीगेट अलग था, तो वो वैसा मिक्स को हम बोल सकते हैं कोलैप्स स्लम्प, और हमारा वो वैल्यू भी कोलैप्स स्लम्प के हिसाब से आई। शेयर स्लम्प हो गया, जिसमें क्या होता है हमारा मतलब उसमें भी वही होगा, मतलब जो मटेरियल होगा उसमें बॉन्ड अच्छे से नहीं होगा, कोहेसिवलेस, उसमें कोहेसिव नहीं होगा मटेरियल, और वो क्या करेगा, एकदम से नीचे गिरेगा। जैसे आप सामने आप स्लम्प देख रहे हो, इसको आप कोहेसिवलेस स्लम्प बोल सकते हो, या ट्रू स्लम्प, ये दोनों के बीच का है। तो हमारा ट्रू स्लम्प मैंने बता दिया, जो प्रॉपर बेस है, सब जिसमें बढ़िया है वो ट्रू स्लम्प हो जाता है। फिर आता है हमारा जीरो स्लम्प। जीरो स्लम्प हुआ हमारा, जिसमें क्या होगा, जब आप स्लम्प टेस्ट कर रहे होंगे, जब आप इसको कोन को उठाओगे, तो जो एग्रीगेट होगा ना, उसकी शेप वैसे ही बन जाएगी, जैसा आपका स्लम्प है ना वैसा ही कोन कंक्रीट का बन जाएगा, तो वो हो गया हमारा जीरो स्लम्प। याद रखना, ये हो गया। जो ड्राइंग पे जनरल नोट्स रहते हैं उनमें काफ़ी इंटरव्यू क्वेश्चन भी आते हैं और काफ़ी नॉलेज भी होते हैं, तो वो आज मैं आपको अप्रोक्स 16 जनरल नोट्स बताऊंगा, जिसमें से 16 के 16 इंटरव्यू क्वेश्चन आपके निकलेंगे और आपको साइट पे जाके ये चीज़ें काम आएंगी। सबसे पहले ऑल डायमेंशन आर इन mm एलिवेशन आर इन मीटर्स। मतलब इन्होंने जो दिया, जो आपकी ड्राइंग है, यहाँ पे आप सामने देख रहे हो ड्राइंग, तो
तो ये सब इसके जो डायमेंशन है वो mm में है और जो एलिवेशन रहेंगी वो मीटर में, ये इन्होंने मेंशन किया होता है। अगली चीज है फॉर जनरल नोट्स लेजेंड्स रेफर ड्राइंग, ये ड्राइंग नंबर लिखा है। फिर कंक्रीट ग्रेड शैल बी एज फॉलोज, जो हम ब्लाइंडिंग यूज करेंगे पीसीसी प्लेन सीमेंट कंक्रीट करेंगे वो M10 यूज करेंगे, और स्ट्रक्चरल कंक्रीट जो रहेगा फाउंडेशन कॉलम बीम वगैरह में M25 कंक्रीट हमें यूज करना है। और कल M20 का मैंने मिक्स डिजाइन आपको दिखाया था, वो आप भी देख सकते हो। बाकी अगला क्वेश्चन है, जो भी रीइंफोर्समेंट आपको यूज करनी है वो HYSD होनी चाहिए और IS कोड 1786 ग्रेड FE 500 होना चाहिए, और आप जिसका 12 mm डाई होना चाहिए, और जो हम यूज करेंगे रिवार 16 और उससे अबव उसका FE 500 भी होना चाहिए, FE 500D डक्टाइल, और ये सिर्फ किया था FE 500। तो ये चीज आपको ध्यान देनी है जब भी आप करोगे। तो क्लियर कवर जो हमें प्रोवाइड करने हैं, कवर वो फाउंडेशन में हमें 50 mm प्रोवाइड करना है, वो जो कॉलम और पेडिस्टल हमारे होंगे वहां हमें 50 mm कवर प्रोवाइड करना है। मतलब 6 पॉइंट क्या है आपका, जो भी आप बैक फिलिंग करोगे, ठीक है, जब उसकी हम सोइल बेरिंग कैपेसिटी चेक करेंगे, SBC निकालेंगे, तो वो 175 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आपकी होना चाहिए। इसका मैं आगे बताऊंगा भी। बाकी इस पे हमारे जो होंगे वो वीडियोस वो काफी आएंगे, जो टेस्ट होते हैं जो भी SPC के कंक्रीट के जिसके भी टेस्ट होंगे वो साइड के प्रैक्टिकल नॉलेज आपके लिए आएगा। और एक्सप्रेशन शैल बी केप्ट ड्राई बिफोर लेइंग कंक्रीट, कोई भी कंक्रीट करना है जहां पानी नीचे वाटर टेबल ऊपर होगा पानी आ जाएगा, वहां आपको उसको ड्राई करना है, उसके बाद PCC ब्लाइंडिंग या RCC आपको करनी है। अगला है, जो भी फाउंडेशन डाली जाएगी उसकी प्रॉपर से इंस्पेक्शन की जाएगी, जो भी क्लाइंट होगा साइट इंचार्ज होगा, तो उसके बाद ही वहां काम किया जाएगा। और बैकफिल जब की जाएगी तो उसमें बोल्डर जो बड़े बड़े पत्थर जहां लम्प्स कोई कंक्रीट के ऐसा कुछ मटेरियल नहीं होना चाहिए, सिर्फ बैक फिलिंग मोरम ही वहां फिलिंग करनी और उसकी प्रॉपर से कंपैक्शन करनी रहेगी। फाउंडेशन ट्रेंच जो होंगे वो गुड क्वालिटी मोरम से आपको भरने, ये देखो यहाँ भी लिख दिया। और बैकफिल जब होगी तो 200 mm के लेयर के हिसाब से की जाएगी, प्रॉपर कंपैक्शन की जाएगी 200 लेयर डाल के, उसके बाद उसकी 95% वो आनी चाहिए डाई डेंसिटी। फिर अगला है, जो भी आप यूज करोगे कंपैक्शन के लिए वो मैकेनिकल होना चाहिए, प्रॉपर से वो टैंपिंग करे। और एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट जो भी होगा ATT ग्रेड स्लैब का, फाउंडेशन का, प्लिंथ बीम का, वो स्पेशलिस्ट एजेंसी के द्वारा किया जाना चाहिए प्रॉपर स्पेसिफिकेशन के साथ। और IS कोड से फॉलो करना है, S613 पार्ट 2 आपको उसके लिए फॉलो करना रहेगा। अगला है, जो भी कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट्स होंगे वो रफ होने चाहिए प्रॉपर से, क्योंकि अगर जो आपने ज्वाइंट छोड़ा होगा प्रॉपर उसमें नेक्स्ट टाइम कंक्रीट करोगे तो प्रॉपर से बॉन्ड दोनों में बननी चाहिए। ये नहीं कि फिनिशिंग हो और बाद में बॉन्ड नहीं बने, वहां से क्रैक होके टूट जाए। और जो भी लैपिंग करनी है आपको, लैब जो देना है वो 50D के हिसाब से प्रोवाइड करना है। इस पे कंटिन्यू वीडियोस आई हैं 2-3 दिन से, आप देख सकते हो। 50D आपको लैब प्रोवाइड करना है और 50D से ज्यादा वो नहीं होना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट थे, यहाँ से आपको काफी चीजें पता चली होंगी कि कौन सा IS कोड किसके लिए होता है, कौन सा आपको पढ़ना है और क्या क्या बेसिक चीजें हैं। ऐसी प्रैक्टिकल वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे, बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर और बेल आइकन दबा कर रखो।